मेहनत करने का और हौसला और हिम्मत आप लोगों से ही मुझे मिलती है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले बहुत ज्यादा थैंक यू। और ये हाथ जो हैं आगे वाले, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो राइट ऑरिकल जो है उस पे लगा रहता है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, यानी यहां पर सेंटर पे है मेरा मस्तिष्क यानी मेरा दिमाग, और उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी। तो आपको 2 नंबर याद करने हैं, 10 से 12 थे वासा इफ्रेंशिया एंड 2500 से 3000 है एग। ये काफी सारे एग क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर के सेकंड पार्ट की डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। इन द अर्लियर पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एनिमल टिश्यूज इन डिटेल। लगभग हम लोगों ने सारी की सारी चीजें 0 to 100 लेवल तक कवर कर ली थी और आज के लेक्चर में हम लोग फ्रॉग की डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन भी सेम वैसी होने वाली है। मैं अपने हाथ से बनाए हुए माइंड मैप्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, लगभग 3.5 पेज के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा खुले खुले लिखे हुए हैं। उनके अंदर पूरा का पूरा फ्रॉग आपको समझा दिया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर इस लेक्चर को देखने से पहले आपने बैच के सारे लेक्चर्स देख रखे हैं, दिस इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ऐसा लगेगा कि आप गार्डन में टहल रहे हैं और टहलते टहलते एक कहानी सुन रहे हैं। और अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार पढ़ रखा है तो भी आपके लिए लेक्चर बहुत आसान होगा समझना। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं देख रखा तब भी आई विल मेक श्योर कि अगले 30 से 40 मिनट के अंदर मैं आपको फ्रॉग की एक एक गहराई तक पहुंचा दूं, एक एक बात आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, जिससे कि आपके पेपर में आने वाली सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में छप जाए और आप पेपर में एकदम रॉक करके आ सके। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ फ्रॉग। एंड यहां पर हम लोगों ने प्यारा सा माइंड मैप बनाया है और ये माइंड मैप आपके लिए मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूं। एक माइंड मैप को तैयार करने में लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन जब ये माइंड मैप आप पढ़ लेते हो, अप्रिशिएट करते हो, वो चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है और इसीलिए मेहनत करने का और हौसला और हिम्मत आप लोगों से ही मुझे मिलती है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले बहुत ज्यादा थैंक यू। जार्विस आर्मी के हर एक मेंबर को बहुत ज्यादा थैंक यू। फ्रॉग की डिस्कशन शुरू करते हैं और हमें पता है कि फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है और एम्फीबियन में एक शब्द छुपा हुआ है, दैट इज एम्फी। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल। आपने ये जो शब्द है ये प्लांट के लिए भी सुना होगा। ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि वो आपका लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। सिमिलरली यहां पर भी एम्फी का मतलब क्या है? ड्यूअल, यानी ये दोनों इलाकों में रह सकते हैं। ये पानी में भी पाए जा सकते हैं एज वेल एज ये लैंड में भी पाए जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका फ्रॉग एम्फीबियन कहलाता है। फ्रॉग की जो पूरी की पूरी बॉडी है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है आपका हेड और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका ट्रंक। यहां पर फ्रॉग की कोई टेल नहीं होती, तो टेल इज एब्सेंट। एंड यहां पर कोई नेक भी नहीं होती, फ्रॉग की कोई गर्दन नहीं होती, बीच में आपको कोई गर्दन नहीं दिखाई दे रही, एंड में कोई टेल नहीं दिखाई दे रही। तो हम कह सकते हैं कि नेक एंड टेल आर एब्सेंट, लेकिन आपका हेड और उसके पीछे का जितना ब्रॉडर पार्ट आपका बचा हुआ है उसे हम ट्रंक कहते हैं। तो 2 ही यहां पर आपके सेगमेंट्स मौजूद है। अगर आप देखें यहां पर तो दे कैन लिव ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। ये कॉर्डेट हैं, यानी फाइलम कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड है, इसीलिए ये कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं। हमारी तरह इनके पास भी नोटोकॉर्ड होती है। मोस्ट कॉमन जो आपका फ्रॉग है इसको हम राणा साहब कहते हैं, राणा टिग्रीना साहब कहते हैं। वेयर राणा इज द नेम ऑफ जीनस एंड टिग्रीना इज द नेम ऑफ स्पीसीज। राणा टिग्रीना सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला फ्रॉग है, जिसकी हमने यहां पर इमेज भी उठाई है। अब इस फ्रॉग की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी हैं। पहली बात की पॉइकिलोथर्म है। पॉइकिलोथर्म का मतलब है ये कोल्ड ब्लडेड है। अगर मैं एक फ्रॉग हूं और मेरे आसपास का वातावरण ठंडा है, मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा है, अगर आसपास ठंडी पड़ी हुई है तो अल्टीमेटली मेरी बॉडी का तापमान भी कम हो जाएगा, मैं भी ठंडा हो जाऊंगा। और मेरे आसपास अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और मैं भी गर्म हो जाऊंगा। इसलिए बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा गर्मी को फ्रॉग्स झेल नहीं सकते, क्योंकि अगर इनकी बॉडी का तापमान बहुत बढ़ गया तो भी इनके एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। अगर इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट गया तो भी इनके बॉडी के एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर दीज फ्रॉग्स टू हाइड देमसेल्फ। जब भी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और जब भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये अर्थ में अपने आप को गड्ढा खोद करके घुसा लेते हैं और वो जो मिट्टी का तापमान है उसी तापमान पे ये बढ़िया तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कैमोफ्लेज भी शो करते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव कलरेशन भी शो करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में बैठेंगे वैसा ही इनका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अगर ये मिट्टी में बैठे हैं तो इनका कलर भी मिट्टिया कलर का हो जाएगा, इनको आप मिट्टी में आसानी से देख नहीं पाओगे।
अगर ये घास में बैठे हैं तो इनका कलर भी हरा हरा घासिया कलर हो जाएगा, जिससे आप इनको घास में भी ना देख पाओ। एंड अल्टीमेटली ये प्रेडेटर्स से अपने आप को बचाते हैं। कोई अगर इनका शिकार करने आया है, कोई सांप अगर इनको ढूंढ रहा है, तो उससे बचने के लिए ये बैकग्राउंड का ही कलर ले लेते हैं। अगर एक काले कलर का बोर्ड है, इस पर मैं एक काले कलर की ही टिमकी लगा दूं तो आप नहीं सेंस कर पाओगे, लेकिन ये जो काले कलर का बोर्ड है, इसमें मैंने येलो कलर से, ग्रीन कलर से कुछ लिखा है तो आपको दिखाई दे रहा है। तो सिमिलरली अपने बैकग्राउंड का कलर ही ले लेता है ये फ्रॉग, जिससे कि अपने आप को प्रेडेटर से बचा सके। एस्टिवेशन शब्द में एस आ रहा है और एस का मतलब होता है समर। तो अगर ये फ्रॉग समर में बहुत ज्यादा गर्मी में अपने आप को छुपा रहा है तो एस्टिवेशन शो कर रहा है, और बहुत ज्यादा सर्दी में अपने आप को छुपा रहा है तो हाइबरनेशन शो कर रहा है। तो एस्टिवेशन को हम कहते हैं समर स्लीप। एक लंबे टाइम के लिए गर्मियों की छुट्टियों पर चला जाता है ये जमीन के अंदर और सो जाता है। और हाइबरनेशन को कहा जाता है विंटर स्लीप, यानी सर्दियों की छुट्टियों में भी ये जमीन के अंदर घुस जाता है। सावन के महीने में जब बारिश बरसती है, टिप टिप पानी जब बरसता है, उस टाइम पे मेंढकिया की तलाश में ये जो है बाहर आ जाता है, मेट की तलाश में बाहर आ जाता है, और उस टाइम पर क्या करता है, एक्टिवली रिप्रोड्यूस करता है। तो ये आपकी बॉडी है एक फ्रॉग की, राइट। आंखों के सामने क्या दिखाई दे रहे हैं, नाक के छेद दिखाई दे रहे हैं, राइट। दोनों साइड में जैसे हमारे नाक के छेद हैं नॉस्ट्रिल, सेम वैसे ही एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यहां पर भी आपको देखने को मिलती है, जिससे क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, इनहेलेशन कर सकते हैं। बल्ज्ड आईज है, अगर आप आंख देखें तो थोड़ी सी उभरी हुई है, तो बल्ज्ड आईज है, और इनको प्रोटेक्ट करती है कौन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। यानी जब ये पानी में रहते हैं, जब ये स्विम करते हैं, तो इनमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो चश्मे का काम करती है। अगर मैं स्विमिंग करूंगा तो अगर मैं डायरेक्टली पानी में कूद जाऊंगा तो मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मैं स्विमिंग गॉगल्स पहन के कूदता हूं तो मुझे पानी के अंदर का सब कुछ दिखाई देगा। उसी प्रकार के स्विमिंग गॉगल्स जैसे यहां पर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या थर्ड आईलिड भी कहा जाता है। तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड जैसे हमारे अंदर है, वैसे यहां पर भी आईलिड्स हैं, और यहां पर चश्मा भी भगवान ने पहले से ही फिट करके दिया है कि जब ये पानी के अंदर तैर रहे हों तो इनकी आंखों में डायरेक्टली पानी ना जाए, कोई गंदगी ना जाए, इसीलिए ये थर्ड आईलिड इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये जो स्किन है, अगर आपने कभी मेंढक को देखा है तो गिलगिली सी, चिपचिपी सी, मॉइस्ट स्किन होती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। अगर गीली स्किन होगी, मॉइस्ट स्किन होगी, और इसके ऊपर कोई एक्सोस्केलेटल भी नहीं पाया जा रहा है, इस पे भी हमारी तरह बाल नहीं होते, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे ऊपर तो बाल है मैमल्स पे, इसके ऊपर कोई बाल नहीं है, कोई एक्सोस्केलेटल नहीं है, तो आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये स्किन से भी रेस्पायर करता है। तो अगर आप देखें तो स्किन आपकी स्मूथ है, चिपचिपी सी और स्लिपरी है, जिसपे आपका म्यूकस लगा हुआ होता है, इसीलिए फ्रॉग को पानी पीने की जरूरत नहीं है। पानी जो है इसकी स्किन के थ्रू आराम से क्या हो सकता है, बॉडी में इम्बाइब हो सकता है, और गैसियस एक्सचेंज भी यहां पर हो सकता है ड्यू टू मॉइस्ट स्किन एज वेल एज ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सोस्केलेटल पार्ट। अगर आप यहां पर देखें तो 2 हाथ 2 पैर होते हैं, यानी ये टेट्रापोड्स हैं। 2 हाथ हैं 2 पैर हैं तो टोटल आपके 4 पॉड्स हो गए ना। हमारे अंदर भी 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं तो टोटल 4 पॉड्स हो गए, तो हम भी टेट्रापोडा के ही मेंबर्स हैं। तो यहां पर आपके 2 आगे के जो हाथ हैं ये आपके पतले पतले हैं, तो ये जो 4 लिम्स हैं, आगे के जो हाथ हैं ये पतले पतले हैं, और इनमें सिर्फ 4 उंगलियां पाई जाती हैं। जबकि जो हाइंड लिम्ब है पीछे वाले, ये मोटे मोटे हैं, मस्कुलर है, और इनमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं, 5 डिजिट्स पाई जाती हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेब्ड, यानी ये जो उंगलियां हैं इनके बीच में आपका जाला जैसा पाया जाएगा, जो कि क्या करता है, इन 5 उंगलियों को एक तरीके से जोड़ देता है, अटैच कर देता है। जैसे बतख का पैर होता है, छप छप करके वो पानी पे चल सकता है, उसी प्रकार से स्विमिंग के लिए ये जो हाइंड लिम्स होते हैं इनके ऊपर वेब यानी जाले पाए जाते हैं। सारी उंगलियां जो है इनके बीच में आपकी क्या है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर लगी रहती है, सारी जुड़ी हुई होती है, तो आपका पूरा का पूरा एक सरफेस बन जाता है स्केट करने के लिए, और इसीलिए बढ़िया तरीके से क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। तो ये बहुत मस्कुलर लेग्स हैं, तो इनको खाया भी जा सकता है। मतलब हम लोग तो अच्छे लोग हैं कि हम लोग नहीं खाते, लेकिन काफी सारे देशों में ये जो आपके पीछे के मस्कुलर हाइंड लिम्स हैं इसको खाया जाता है, एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज अ वेरी प्रोटीन रिच सोर्स। यहां पर अगर देखा जाए 4 लिम्ब, तो इसमें सिर्फ आपकी 4 डिजिट्स हैं, और ये हाथ जो हैं आगे वाले, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। फीमेल में जो हाथ हैं इनमें कोई स्पेशल प्रोजेक्शन देखने को नहीं मिलती, 4 उंगलियां हैं नॉर्मल सी। लेकिन मेल में ये जो 4 उंगलियां हैं, इनमें जो पहली उंगली है इसके पास क्या पाए जाते हैं, नप्चियल पैड्स पाए जाते हैं, या कॉप्युलेटरी पैड्स पाए जाते हैं। जब मेल और फीमेल कॉप्युलेट करते हैं, जब सावन का महीना आता है, तो मेंढकिया को ढूंढते ढूंढते मेंढक पहुंच जाता है उसके पास, और उसके ऊपर बैठ जाता है, और उसको बढ़िया तरीके से होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, ग्रिपिंग के लिए यहां पर आपके नप्चियल पैड्स पाए जाते हैं।
तो मेल फीमेल के ऊपर बैठ रहा है, इसीलिए मेल को ग्रिप की जरूरत है। दैट्स व्हाई ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं। तो दो इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में, जो आपको देख के पता लग सकते हैं। पहला नप्टियल पैड, और दूसरा मेल जो है वो आवाजें कर करके फीमेल को बुलाता है, क्रॉकिंग करता है, राइट। टर टर की जो आवाज आती है ये मेल यूजुअली करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। फीमेल में जो वोकल सेक्स है वो उतने ज्यादा डेवलप होते नहीं है, तो या तो फीमेल आवाज नहीं करती, या फिर आपकी अगर आवाज करती है तो भी बहुत कम आवाज करती है। मेन जो आपको आवाज सुनाई देती है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, वो आपके मेल की आवाज आपको सुनाई देती है, राइट। यहां पर अगर आप देखें आंखों के बाद ये छोटी सी आपकी क्या बनी हुई है, यहां पर एक धब्बा बना हुआ है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, टिम्फेनम। इनके पास हमारी तरह जो ये एक्सटर्नल ईयर है ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डॉट है जिसको हम कान बोलते हैं। यहीं से साउंड सिग्नल्स आपके रिसीव होते हैं और यहीं से ये सुनने का काम कर रहे होते हैं। तो टिम्फेनम जो है यही इनका कान माना जाता है, करेक्ट। अगर आप देखें तो ऊपर की जो बॉडी है, ये बॉडी कैसी होती है, डॉर्सल बॉडी, ये आपकी ऑलिव ग्रीन कलर की होती है ना, और इररेगुलर काले काले डार्क कलर के स्पॉट्स होते हैं यहां पर। लेकिन अगर आप आगे का पेट वाला पार्ट देखें, वेंट्रल पार्ट अगर आप देखें एक फ्रॉग का, तो ये आपका पेल येलो होता है, आपका फीका येलो कलर का होता है, यूनिफॉर्म होता है, इस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं होते। तो पीछे ऑलिव ग्रीन कलर का पार्ट होता है, डॉर्सल पार्ट, जहां पर काले काले धब्बे होते हैं। आगे का जो पार्ट है ये पेल येलो यानी फीका सा होता है, और आपका इसके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं होते, बहुत यूनिफॉर्म, बहुत ही आपका एक जैसा ये दिखाई देता है, करेक्ट। अब अगर आप देखें तो बात हम करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन यानी ये जो फ्रॉग है इसकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। तो अगर ये फ्रॉग पानी में रह रहा है तो इसमें स्किन जो है, इसकी गिलगिली सी जो स्किन है, ये इसको रेस्पायर करने में हेल्प करेगी। इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन की वजह से आप क्यूट लगते हो, है ना, चाहे आपकी स्किन कैसे भी हो, क्यूट तो आप सारे ही हो, तो स्किन से आप याद कर सकते हो, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। और क्या होगा, आपकी डिफ्यूजन के थ्रू जो ऑक्सीजन है सीधा आपके फ्रॉग की बॉडी में घुस जाएगी। अगर एस्टिवेशन कर रहा है फ्रॉग, यानी समर स्लीप कर रहा है या हाइबरनेशन कर रहा है, तो भी गड्ढे में बहुत ज्यादा ऑप्शंस इसके पास नहीं है, तो भी इसकी स्किन से जो ऑक्सीजन टकराएगी वो इसके अंदर चली जाएगी और CO2 भी बाहर जा सकती है। लेकिन अगर ये फ्रॉग लैंड पे है तो इसमें स्किन के थ्रू भी हो सकती है रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हो सकती है, और बक्कोफेरेंजियल भी रेस्पिरेशन हो सकती है, राइट। तो जो लंग्स हैं ये आपके पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर होते हैं इन अपर थोरेसिक पार्ट, सेम वहीं पर आपके फ्रॉग के भी लंग्स पाए जाते हैं, राइट। तो 3 प्रकार की रेस्पिरेशन हो सकती है कोई पूछे तो, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू और बक्कल कैविटी के थ्रू। लेकिन इनमें से सबसे मेन कौन सी है, अगर लैंड पे रह रहा है फ्रॉग तो सबसे मेन है उसमें कौन सी, लंग्स वाली, उसके बाद स्किन वाली, देन बक्कल कैविटी वाली। अगर वो पानी में रह रहा है या एस्टिवेशन या हाइबरनेशन कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है स्किन वाली, इसीलिए ये जो है इसको स्पेशल अडेप्टेशन मिली है, ये स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकता है। अगर आप सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन जो है इसमें 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका ब्लड वस्कुलर सिस्टम, यानी कि आपका नॉर्मल जिसमें ब्लड एज अ फ्लूइड बह रहा है इसकी बॉडी में, और दूसरा होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। यहां पे लिम्फेटिक लिख दिया है गलती से, लिम्फेटिक सिस्टम आपका यहां पर हो जाएगा, यानी लिम्फ बहेगा, राइट। तो आपका ब्लड भी बह सकता है और आपका लिम्फ भी बह सकता है, और ये बहेंगे आपके ब्लड वेसल्स में या लिम्फ वेसल्स में, यानी क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में सारा का सारा ब्लड जो है खुलेआम बहता है, कोई ब्लड वेसल्स वहां पर डेवलप्ड नहीं होती, तो सारे के सारे टिश्यूज भीग जाते हैं आपके ब्लड में डायरेक्टली। लेकिन हमारे अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल जो है एक टिश्यू तक पहुंचती है और वहां पर ऑक्सीजन को भेज देती है टिश्यू के अंदर, CO2 आ जाता है ब्लड वेसल के अंदर, न्यूट्रिएंट को भेज देती है टिश्यू के अंदर, एक्सक्रीटरी मटेरियल आ जाता है ब्लड वेसल के अंदर, तो डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाता है सामान का। ब्लड खुद जा करके सारा का सारा सामान नहीं छोड़ करके आ रहा, टिश्यू ब्लड में भीगता नहीं है, एक पर्टिकुलर पाइप है जिससे कि सारा का सारा सामान आपका एक्सचेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल। तो ये क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है वो कैरी करते हैं। यहां पर आपका ब्लड भी बह सकता है बॉडी में और लिम्फ, दोनों चीजें बहती हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में एक मोटर लगी हुई है जिसको हम कहते हैं हार्ट। ये हार्ट धड़कता है, जब ये धड़कता है, पिचकता है जब ये हार्ट, तो फुचुक करके ब्लड आपका प्रेशर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड, जिसको सर्कुलेट होना ही है, और तीसरा वो वेसल्स जिसमें आपका ब्लड जो है फ्लो कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम में भी 3 चीजें हैं। लिम्फ, मैंने आपको लिम्फ लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि लिम्फ क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्लड को आपने फिल्टर कर दिया है। एक छालनी है मेरे पास, उसमें से मैंने ब्लड को डाला तो नीचे क्या निकला दोस्त, लिम्फ निकल गया।
मोटी मोटी आरबीसी एज वेल एज कुछ बड़े प्रोटीन्स जो है इस छलनी पे ही रह गए और नीचे सारा का सारा सामान जो है डब्ल्यूबीसी पहुंच गए, आपके प्लेटलेट्स पहुंच गए, आपका प्लाज्मा पहुंच गया, आयंस पहुंच गए, ये सारी चीजें क्या है आपकी लिम्फ हो जाती हैं, राइट। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, लिम्फ हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिम्फ बहेगा, लिम्फ के बहने के लिए लिम्फ चैनल्स होंगे और लिम्फ नोड्स होंगे। आपकी बॉडी में ये लिम्फ नोड्स यानी ये गिट्ठे जैसे स्ट्रक्चर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं और नाम है इनका लिम्फ नोड्स। तो ये क्या स्टोर करते हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जो कि आपके इम्यून सेल्स हैं, जो कि बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस हैं उनसे आपकी रक्षा करते हैं। तो ये लिम्फ नोड्स भी आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, राइट। जैसे आर्मपिट रीजन में पाए जाते हैं, ग्रॉइन रीजन में पाए जाते हैं, यहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लिम्फ से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हैं। लिम्फ जो फ्लूइड है, उसके बाद आपके लिम्फ नोड्स एंड देन आपका लिम्फ चैनल्स जिनमें आपका वो फ्लूइड बहता है। हार्ट अगर आप देखें यहां पर तो 3 चैम्बर का है, हमारे अंदर 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ऊपर 2 ऑरिकल्स होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो राइट ऑरिकल, आपका लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं। यहां ऊपर 2 ऑरिकल्स है, नीचे एक ही वेंट्रिकल है, राइट। और हार्ट को कवर करने वाली शीट को, मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरी मतलब पेरीफेरी, चारों ओर से घेर लिया है, किसको, हार्ट को, यानी कार्डियम को। कार्डियम इज अ वर्ड यूज फॉर हार्ट। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 चैम्बर तो हैं ही, इसके अलावा 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मैं एक हार्ट ले लेता हूं यहां पर रेफरेंस के लिए, है ना, और यहां पर मैं 2 चैम्बर्स जो हैं ये भी आपको समझाने के लिए लेकर के आया हूं। तो यहां पर ये हार्ट है, ये हार्ट जो है धड़कता है, पंप करता है। समझ लीजिए ऊपर 2 ऑरिकल्स है और नीचे एक वेंट्रिकल है। तो राइट ऑरिकल जो है उस पे लगा रहता है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और राइट एट्रियम में भेजेगा। हमेशा याद रखिएगा कि आपके हार्ट की राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है। तो अगर ये साइनस वेनोसिस, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रहा है तो कौन सी साइड में खुलेगा, राइट साइड में खुलेगा। तो ये राइट एट्रियम के साथ एसोसिएटेड है। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने क्या बोला, कोनस आर्टेरियोसस। ये इसके जस्ट अपोजिट साइड में, ये अगर हार्ट के पीछे वाली साइड प्रेजेंट है तो हार्ट की आगे वाली साइड क्या है, कोनस आर्टेरियोसस पाया जाएगा। अब जो वेंट्रिकल है उससे आपका मिक्स्ड ब्लड निकल रहा है, 3 ही चैम्बर है, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वेंट्रिकल में मिक्स हो गए। ये जो मिक्स्ड ब्लड है ये आपका पूरी बॉडी में जाएगा, किसके थ्रू, आपका कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू। नाम ही क्या है, कोनस आर्टेरियोसस, आर्टरी का काम करेगा, प्योर ब्लड को बॉडी में भेजेगा। इसका नाम क्या था, साइनस वेनोसस। वेनोसस वेन का काम करेगा, इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से लेकर के आएगा। तो जब इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से आता है तो राइट एट्रियम में जाने से पहले साइनस वेनोसस में जाता है। और जब आपका इम्प्योर ब्लड जो है ना, वो राइट साइड से आया और आपका वेंट्रिकल में चला गया, मिक्स ब्लड यहां पर बन गया, तो वो ब्लड जब पूरी बॉडी में जाएगा तो कोनस आर्टेरियोसस से होता हुआ जाएगा। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि आपका कोनस आर्टेरियोसस कहां पाया जाता है और आपका ट्रंकस, ये आपका साइनस वेनोसस कहां पर पाया जाता है। साइनस वेनोसस पाया जाएगा डोर्सल साइड में, यानी हार्ट के पीछे वाले साइड में। अगर मेरा दिल है तो उसका पीछे वाला जो साइड है वहां पाया जा रहा है क्या, साइनस वेनोसस। और किसके साथ एसोसिएटेड है, राइट एट्रियम के साथ। तो नाम है साइनस वेनोसस। वेनोसस मतलब वेन का काम करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगा। तो जाहिर सी बात है किसमें खुलेगा, राइट एट्रियम में खुलेगा, राइट साइड में खुलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगा, बिल्कुल खुलेगा, है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आपका वेना केवा से, यानी अलग अलग वेन्स से आकर के साइनस वेनोसस में जाता है और ये खुल जाता है आपका राइट एट्रियम में। हार्ट तक अगर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है तो साइनस वेनोसस से होकर पहुंचेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेंट्रल साइड में यानी हार्ट की जो अगली वाली साइड है उस पे क्या पाया जाएगा, आपका कोनस आर्टेरियोसस, या इसी को ट्रंकस आर्टेरियोसस भी कहा जाता है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब पूरी बॉडी में मिक्स ब्लड पहुंचेगा तो आपका कैसे पहुंचेगा, आपका सबसे पहले ये जो ब्लड है ये आपका वेंट्रिकल से किस में जाएगा, कोनस आर्टेरियोसस में, और इसका नाम है आर्टेरियोसस। ये आर्टरी का काम करेगा, ये हर जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा। तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, कोनस आर्टेरियोसस। ये आपका वेंट्रिकल से कनेक्टेड है।
तो वेंट्रल साइड में भी है और वेंट्रिकल से भी कनेक्टेड है, दोनों वर्ड आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका वेंट्रिकल से पहले कोनस आर्टेरियोसस में गया, फिर कंप्लीट बॉडी में गया, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना होता है। ये आपका पूरा का पूरा सर्कुलेशन का मैप मैंने तैयार किया हुआ है। समझ लीजिए भैया, ये जो है फ्रॉग के लंग्स है, राइट। तो आपका ये राइट साइड है हार्ट का, राइट एट्रियम, और ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल आपका सिंगल है। तो तीन यहां पर क्या देखने को मिले, चैम्बर्स देखने को मिले। अब अगर ये लंग्स हैं, इन लंग्स से ऑक्सीजन लोड हो गई है ब्लड में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, और यहां पे पहुंच जाएगा ये वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से पहले किस में जाएगा, कोनस आर्टेरियोसस में, और फिर चला जाएगा टिश्यूज में। टिश्यूज ने इस ब्लड में लोड कर दिया है क्या, कचड़ा और CO2, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इम्प्योर ब्लड चला जाएगा राइट साइड में, और आपका ये राइट साइड में ब्लड जाने के बाद कहां चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा प्योरीफाई होने, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में घूमता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में घूमता है। राइट एट्रियम के साथ कौन कनेक्टेड था, आपका साइनस वेनोसस। तो राइट एट्रियम में घुसने से पहले साइनस वेनोसस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर राइट एट्रियम में जाएगा, और यहां वेंट्रिकल में जाने के बाद कोनस आर्टेरियोसस में जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर टिश्यू में जाएगा। तो ये दो एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं। तो आप हार्ट को 5 चैम्बर नहीं बोलोगे, ये बहुत छोटे और बहुत प्रिमिटिव चैम्बर्स हैं। तो हार्ट आपका 3 चैम्बर्ड ही है, 2 आपके एक्सेसरी चैम्बर्स यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसको आपने कहा साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस ट्रायंगुलर डोर्सल साइड में पाया जाएगा, और कोनस आर्टेरियोसस आपका सैक शेप है, एज वेल एज आपका वेंट्रल साइड में पाया जाएगा। और यहां पर एक ट्रिक है, लाओ राडो। कोई भैया आपको घड़ी लाने को कहे तो उसको महंगी घड़ी लाके दो, लाओ राडो। LA का मतलब क्या है, लेफ्ट एट्रियम, इसमें हमेशा O मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और RA का मतलब है राइट एट्रियम, उसमें हमेशा DO यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो लाओ राडो से आपको हमेशा के लिए ये बात याद हो जाएगी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट साइड में आता है और डीऑक्सीजनेटेड हमेशा राइट साइड में आता है। अब यहां पर सर्कुलेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द पोर्टल सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है, पोर्ट करके मतलब उठा करके ले जाना है एक चीज को दूसरी जगह। आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोर्ट। जैसे एयरपोर्ट होते हैं, राइट, सो दे आर कनेक्टेड, है ना। आपने दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट ली और आप लैंड कर गए बॉम्बे एयरपोर्ट पे, राइट। तो हवा के थ्रू आपने एक जगह से दूसरी जगह खुद को पोर्ट कर लिया है, राइट। यहां पर भी क्या होता है, कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो कोलैबोरेट कर लेते हैं। समझ लीजिए आपको एक काम है, आपको एक डॉक्यूमेंट जो है किसी भैया की दुकान पे देना है, और आपका एक फैमिली मेंबर जो है उसी भैया की दुकान पे जा रहा है। तो क्या आप पर्सनली डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे, या आप अपने फैमिली मेंबर को ही दे दोगे कि यार तू वहां तक जा ही रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट भी दे आइयो। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर को ही डॉक्यूमेंट दे दे कि हाँ आप उन अंकल से मिलने जा रहे हो, उनको ये डॉक्यूमेंट भी दे देना, उनके बेटे ने मंगाया था, उनका भी काम हो जाएगा, उनको भी यहाँ लेने नहीं आना पड़ेगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे भी देने नहीं जाना पड़ेगा। तो अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो साथ में कोलैबोरेट कर लेते हैं, राइट। तो इट इज अ स्पेशल वीनस सिस्टम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिस्टम है ये भाई। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है पहला, हेपेटिक मतलब लीवर से रिलेटेड। तो इंटेस्टाइन कहता है यार लीवर भैया तुम भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट के पास जा रहे हो, मेरा भी लेते जाना। तो ये दोनों आपस में जुगलबंदी कर लेते हैं, इंटेस्टाइन अपना ब्लड लीवर को भेज देता है और वहां से दोनों भाई साथ साथ चले जाते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल का मतलब होता है किडनी। तो यहां पर क्या हुआ, लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी का एसोसिएशन हो गया। लोअर बॉडी पार्ट्स ने किडनी के पास अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया, कहा कि भैया तुम भी हार्ट के पास जा रहे हो, हमारा वाला भी लेते हुए जाना। तो देयर आर 2 पोर्टल सिस्टम्स। हमारे अंदर ये वाला पोर्टल सिस्टम प्रचंड तौर पे पाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। ब्लड जो है इसमें आरबीसी होंगी, डब्ल्यूबीसी होंगे और प्लेटलेट होंगे। यहां पर डिफरेंस ये है कि फ्रॉग की जो आरबीसी है ये न्यूक्लिएटेड होती है। हमारे अंदर आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारी आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज इन्यूक्लिएटेड। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन यहां पाया जाएगा फ्रॉग के अंदर। बाकी सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट सेम है कि प्लेटलेट जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, डब्ल्यूबीसी जो है ये आपका किस चीज में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, एंड आपका आरबीसी जो है इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होगा जो आपका गैसियस ट्रांसपोर्ट में, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से पता है। लिम्फ क्या है, ब्लड को अगर आपने छान लिया, फिल्टर कर लिया, तो इसमें से आरबीसी और कुछ बड़े प्रोटीन्स माइनस हो जाएंगे, जो बचा वो सामान आपका कहलाता है लिम्फ, करेक्ट। यहां पर देखिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है,
फ्रॉग जो है ये है कार्निवोर, यानी ये इंसेक्ट वगैरह खाता है, ये आपकी हरी भरी फूल पत्तियां नहीं खाता है। तो कार्निवोर जो होते हैं ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी इनके पास प्री डाइजेस्टेड मटेरियल आता है, तो इनका एलिमेंट्री कैनाल काफी छोटा होता है, इनको बहुत बड़े एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत नहीं होती। हर्बीवोर जो होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, और प्लांट यूजुअली डाइजेशन नहीं करता, तो उसका अगर आप स्टोर्ड मटेरियल खा रहे हो, प्लांट को अगर आप खा रहे हो, तो आपको पूरा डाइजेशन खुद से ही करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए लंबा होना चाहिए। तो यहां ये कार्निवोर है, तो इसका एलिमेंट्री कैनाल छोटा हो जाएगा। सबसे पहले ये अपनी बायलोब्यूलर टंग को फेंकेगा, है ना, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए कुंफू कराटे करेगा। ये कोई खाने की चीज है, उसको पकड़ने के लिए क्या करेगा, अपनी बायलोब टंग को फेंकेगा और खाने के मटेरियल को कैच करके अंदर ले आएगा। उसके बाद वो खाना अंदर चला गया मुंह में, और मुंह से फिर चला गया कहां पर, बक्कल कैविटी में, अंदर ये जो कैविटी है इसमें चला गया। फिर चला गया आपका फेरिंग्स में, और फिर चला गया फूड पाइप यानी ईसोफेगस में, फिर चला गया आपका स्टमक में, फिर चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अरे सर, ये सिस्टम तो कहीं देखेला लगता है। भाई अपना ही सिस्टम है, मोस्टली चीजें आपकी सेम है। जैसे कि अगर आप देखें तो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है क्योंकि ये कार्निवोरस है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, एलिमेंट्री कैनाल यानी मेन ट्यूब है, माउथ से लेकर के क्लोएका तक की। यहां एनस शब्द का आप इस्तेमाल नहीं करते, यहां आप बोलते हो क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है जहां से सूसू भी निकलता है यानी यूरिन भी निकलता है, पॉटी भी निकलती है यानी एक्सक्रीटा भी निकलता है, एज वेल एज आपके गैमीट्स भी निकलते हैं। कॉमन ओपनिंग है जिससे सारी चीजें आपकी निकल सकती हैं। तो माउथ से लेकर के क्लोएका तक जो भी ट्यूब का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज योर एलिमेंट्री कैनाल। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस पोर करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स बना के पोर करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पोर करते हैं। तो सबसे पहले बायलोब्ड टंग जो है, जीभ जो है, इसने फूड को कैप्चर किया और माउथ में डाल दिया, और फिर चला गया ये फूड आपका बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद आपका चला गया फेरिंग्स में, फिर चला गया आपका छोटी सी ट्यूब में कॉल्ड ईसोफेगस या फूड पाइप, फिर चला गया आपका स्टमक में, फिर चला गया ड्यूडेनम में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फिर चला गया आपका रेक्टम में, और फिर आपका ओपन हो गया थ्रू क्लोएका। यहां से आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इट इज एलिमेंट्री कैनाल, जो व्हाइट कलर से दिखाया है। अब इसमें स्टमक जो है ये गैस्ट्रिक जूस बनाता है, तो यहीं की यहीं स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर कुछ गैस्ट्रिक जूस बने, और वहीं पे आपका HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी बना, जो इस गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। सेम आप वाला ही मैकेनिज्म है। तो यहां जो है प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, करेक्ट। उसके बाद आगे जो इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, इसमें कई सारी डक्ट खुलती हैं। जैसे आपका लिवर जो है फ्रॉग का, ये क्या बनाता है, बाइल बनाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन ऑफ फैट। गॉल ब्लैडर जो है इस बाइल को स्टोर करता है। तो लिवर जो है बनाता रहता है बाइल और भेजता रहता है गॉल ब्लैडर में। जब जरूरत पड़ती है तो इस बाइल को भेज दिया जाता है कहां पर, आपका ड्यूडेनम में यानी इंटेस्टाइन में। और यहां पर पेनक्रियाज है, ये भी बनाता है आपका पेनक्रियाटिक जूस, इसको भी भेज दिया जाता है कहां पर, आपका ड्यूडेनम में। तो ऐसी जगह जहां ये दोनों की दोनों मिल गई, आपकी बाइल डक्ट एज वेल एज आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट मिल गई, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन बाइल डक्ट से बाइल भी आ गया जो कि फैट को डाइजेस्ट करेगा, इमल्सिफाई करेगा। फैट की डाइजेशन को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और आपका पेनक्रियाटिक जूस भी आ गया जो प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो ड्यूडेनम में आपकी डाइजेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। और यहीं पे आपकी विलाय और माइक्रोविलाय भी पाई जाती हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। तो यहीं पर आपका खाना पीना जो है वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है, अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट जो है, ये आगे भेज दिया जाएगा रेक्टम में, और क्लोएका के थ्रू आपका ये फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। अगर आप एक्सक्रीशन सिस्टम को देखें तो एक्सक्रीशन सिस्टम जो है ये कैसा है, सबसे पहले तो आपको उस कंपाउंड के बारे में जानना है जो कि एक्सक्रीट किया जा रहा होगा। तो यहां से बाहर क्या निकलता है, आपका यूरिया। हमारे अंदर भी यूरिया ही एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यहां भी यूरिया ही बाहर निकलेगा। तो ऐसे एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। जैसे हमारे अंदर 2 किडनियां हैं पीछे की साइड, है ना, थोड़ा सा आपके क्या है, ये डोर्सल साइड पे पाई जाती हैं।
एंड पोस्टीरियर साइड पे बॉडी के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। आपकी सेंटर पे जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड पाई जाती हैं। सेम उसी पोजीशन पे आपकी फ्रॉग में भी किडनीज देखने को मिलेंगी। तो ये किडनीज जो है ये डार्क कलर की होती हैं, बीन जैसी होती हैं जैसे आपके अंदर है, और सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर मतलब मुंह की तरफ, पोस्टीरियर मतलब नीचे साइड, तो नीचे पाई जा रही हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड आपको ये देखने को मिलेंगी, वो भी बॉडी के निचले साइड में और पिछले साइड में यानी डॉर्सल साइड में। ये जो किडनियां हैं इनसे पाइप निकलते हैं जिनको कहा जाता है यूरेटर, है ना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये समझ लीजिए ये आपकी किडनी है, ये किडनी है, ये जो किडनी है इससे पाइप निकलेगा, इसको कहते हैं यूरेटर। और ये यूरेटर कहां ओपन हो जाएंगे, यहां पर। ये आपका जो चैम्बर है इट इज कॉल्ड एज रेक्टम, ठीक है। और यहां से आपका यूरिन जो है, कुछ यूरिन स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और जब इसको बाहर निकलना होता है तो ये निकल जाता है क्लोएका के थ्रू। तो ये जो है केस ये आपको किसमें देखने को मिला, मेल में। फीमेल जो है उसके अंदर देखिए वही आपकी किडनी, वही हर किडनी से एक एक यूरेटर, और ओपन कहां हो रहा है, वही आपका रेक्टम में ओपन हो रहा है। एंड यहां पर यूरिन की स्टोरेज के लिए यूरिनरी ब्लैडर है, और जब आपका यूरिन बाहर निकलना होगा तो किसके थ्रू निकल जाएगा, क्लोएका के थ्रू। तो मेल और फीमेल में सिस्टम एक जैसा है, पर फर्क क्या है कि मेल में आपको एक ही पाइप देखने को मिल रही है एक किडनी से, यहां भी आपकी एक ही पाइप है, इसके साइड से दूसरी पाइप जाती है गैमीट को लेकर के। तो इन मेल देयर इज कंप्लीट सिंगल पाइप, इसी से गैमीट जाएगा यानी इसी से स्पर्म भी जाएगा, और इसी से आपका क्या जाएगा, इसी से आपका यूरिन भी जाएगा। तो इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनो मतलब यूरिन भी इसी से जाएगा, इसी पाइप से, जेनाइटल मतलब गैमीट भी इसी पाइप से जाएंगे। फीमेल में अगर आप देखें तो किडनी के साथ अटैच है ये आपके यूरिनल डक्ट, और आपका यहां पर ओवरी के साथ कनेक्टेड है कौन से, आपके जेनाइटल डक्ट। दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दोनों सेम नहीं है। तो मेल में देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना, कि यहां पर आपका मेल में अगर आप देखो तो यूरेटर निकले हुए होते हैं एसोसिएटेड टू किडनी। मेल के अंदर ये यूरिन और स्पर्म दोनों कैरी करते हैं तो इन्हें यूरिनोजेनाइटल कहा, और फीमेल के अंदर ये सिर्फ यूरिन कैरी करते हैं तो इनको यूरिनल डक्ट कहा जाता है। जैसे हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, यहां पर भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन या आपका यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले किडनी में आपका यूरिन बना, वो आपका यूरेटर के थ्रू चला गया कहां पर, रेक्टम में, और उसके बाद जो स्टोर होना होगा वो हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, अदरवाइज आपका निकल जाएगा क्लोएका से। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वेंट्रल साइड में पाया जाता है टू रेक्टम, क्योंकि रेक्टम किस चीज का पार्ट है, रेक्टम आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो क्लोएका के थ्रू ओपन होती है, राइट। तो अगर आप देखोगे आपका सुसु वाला पार्ट जो है दैट इज इन फ्रंट, एंड एनस जो है दैट इज इन बैक, दैट इज इन डॉर्सल पार्ट। तो सिमिलरली यहां पर ओपनिंग तो एक ही है, क्लोएका है, लेकिन जो आपका सुसु वाला पार्ट है जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर वो आपका आगे पाया जाएगा वेंट्रल पार्ट पे, एंड जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटा वाला पार्ट है रेक्टम जो है वो आपका कहां पाया जाएगा, पीछे की साइड पाया जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर आगे होगा। ये बात याद करने की सिंपल सी तकनीक है कि आप खुद से इस चीज को रिलेट करके देख सकते हैं। अब जो फ्रॉग है इसमें कंट्रोल किस हिसाब से होता है, आपकी बॉडी में भी दो प्रकार का कंट्रोल है। एक आपकी बॉडी को केमिकल्स यानी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं विच इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन कंट्रोल या केमिकल कोऑर्डिनेशन, और दूसरा आपको आपकी बॉडी में फैले हुए तार कंट्रोल करते हैं यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस कंट्रोल इसको कहा जा सकता है। तो फ्रॉग में भी काफी सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनैड्स। क्या क्या बनाएंगे आपको पता है अच्छे तरीके से। गोनैड्स जो है लेट्स से मेल है तो क्या बनाएगा, एंड्रोजन्स बनाएगा, टेस्टोस्टेरॉन बनाएगा। फीमेल है तो क्या बनाएगी, एस्ट्रोजन बनाएगी, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगी। एड्रिनल है तो क्या बनाएगा, एड्रेनलिन बनाएगा, है ना। पेनक्रियाटिक क्या बनाएगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगा, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा। पीनियल बॉडी है क्या बनाएगी, आपके कई सारे हार्मोन्स अलग अलग टाइप के बना सकती है जैसे ह्यूमन में बनते हैं, सेम सेम चीजें यहां पर बनेंगी, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। द डे यू विल अंडरस्टैंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगी। तो इस टॉपिक को यहां पे आप पूरा छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको नाम याद करने हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कई सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, राइट। ये वही हार्मोन्स बनाएंगे जो ये आपकी बॉडी में बनाते हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी में पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन बनाता है तो यहां भी वही बनाएगा, है ना। थायराइड अगर थायरोक्सिन बनाता है तो यहां भी थायरोक्सिन ही बनाएगा, तो अलग से याद करने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो इस पर दिमाग नहीं लगाना है, बस ये एनसीईआरटी में था तो मैंने लिख दिया।
न्यूरल कंट्रोल 3 प्रकार का होता है, जैसे आपकी बॉडी में भी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गोटिया भाई की यहां पर हमको पूरी पूरी जरूरत पड़ेगी, तो इनको हम लोग बुला लेते हैं एज अ गेस्ट यहां पर हमारे लेक्चर में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंटर पे पाया जा रहा है, यानी यहां पर सेंटर पे है मेरा मस्तिष्क यानी मेरा दिमाग, और उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी जो है इसने किसको प्रोटेक्ट कर रखा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रखा है। इसके अंदर से पास होती है स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो है उसको इस क्रेनियम ने, इस खोपड़े ने बचा रखा है, एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको इस रीढ़ की हड्डी ने यानी वर्टिब्रल कॉलम ने बचा रखा है। यही बातें लिखी हुई है। इसके बाद होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से निकलने वाली आपकी नर्व्स और आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स जो भी चारों ओर फैल रही हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, इनको कहते हैं हम लोग क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो 10 पेयर आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं यानी टोटल 20, और 10 पेयर आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं यानी अगेन टोटल 20। करेक्ट। उसके बाद आपका आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक ही होती रहती है। हमारे पैदा होने से भी पहले से हमारी मृत्यु तक हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली धड़कता रहेगा, हमको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारा हार्ट धड़क रहा है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कई चीजें आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है। तो दीज आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। पहला सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि फाइट और फ्लाइट के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, या तो आपको भागना है या आपको लड़ना है, दोनों में ही आपकी मदद करेगा, यानी आपको एग्रेसिव बनाता है और आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है। और दूसरा, सिर्फ खा रहे हो सो रहे हो तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे एक्टिवेट रहता है। ईट एंड स्लीप साइकिल को ये क्या करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है। अगर कुछ नहीं कर रहे तो पैरासिम्पैथेटिक, अगर बहुत कुछ कर रहे हो, जुनून है, तो सिंपैथेटिक। राइट। अब ये जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इसको बहुत अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा आपको ये परेशान कर सकता है। तो हमारी ब्रेन की तरह फ्रॉग की जो ब्रेन है इसको भी 3 टुकड़ों में तोड़ डाला, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आगे वाला आपका फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, नीचे वाला पार्ट जो आपका हो गया। तो फोर ब्रेन में आपको ये 2 गोले दिखाई दे रहे हैं, यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर है क्या, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी सूंघने के लिए, स्मेल सेंस के लिए। यहां आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर, आपका जो खोपड़ा है ये भी 2 पार्ट में टूटा हुआ होता है। राइट। आपका ये जो खोपड़ा है यहां पर भी आपका बीच में लाइन बनी हुई होती है। आपके ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं जिन्हें कहते हैं हेमिस्फेयर। अगर आपका गोला है एक ब्रेन तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 हाफ्स हो जाएंगे एक ब्रेन के, जिन्हें हेमिस्फेयर यानी आधा स्फेयर कहा जाएगा। तो ये आपके क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इस टोटल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, और इसके आधे आधे टुकड़े हैं तो सेरिब्रम के हेमिस्फेयर हैं ये। और नीचे है आपका डायनसेफेलॉन। ये तीनों चीजें कहां पाई जाती हैं, आपके फोर ब्रेन में, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन एक है, ऑल्फैक्टरी लोब एज वेल एज योर हेमिस्फेयर्स 2-2 हैं। उसके बाद ऑप्टिक लोब जो देखने में हेल्प करते हैं, ये आपके मिड ब्रेन में है और ये 2 हैं ऑप्टिक लोब्स। और हाइंड ब्रेन जो है इसमें है सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिबेलम ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है, अकेला है। और इसके नीचे क्या पाया जाता है, आपका सबसे एंड में आपका पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये भी आपको यहां पर देखने को मिला। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है सबसे आखिरी पार्ट हो गया ब्रेन का, तो ये आपका किससे कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। अगर ये आपकी ब्रेन है तो इस ब्रेन से अटैच होते हैं आपकी क्या, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके बीच का पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी। तो पहले फोर ब्रेन, उसके बाद लगी होगी हाइंड ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन सॉरी, उसके बाद लगी होगी हाइंड ब्रेन, देन स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा। तो ये वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा ये वो पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। अब आपकी ब्रेन जो है ये है खोपड़ी में, और आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो है रीढ़ की हड्डी में प्रोटेक्टेड। तो इनके बीच में एक छोटा सा जंक्शन होना चाहिए, एक छोटा सा छेद होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। आराम से इस चीज को सुनिएगा, गोटिया भाई की कुर्बानी देनी पड़ेगी ये चीज समझाने के लिए। भाई अगर मैं गोटिया भाई की खोपड़ी को निकाल दूं तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या है, रीढ़ की हड्डी। इसके सेंटर से कौन पास हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये है गोटिया भाई की खोपड़ी जिसके अंदर क्या है, आपकी ब्रेन। यहां पर एक छोटा सा छेद दिखाई देगा एकदम मिड में, ये है फोरामेन मैग्नम।
यहां से आपकी ब्रेन की पुच्छी बाहर आ जाएगी, पूंछ बाहर आ जाएगी, यानी यहां से आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर आ जाएगा और वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और गोटिया का आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम, जो मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखाया भी है। आप खोपड़ी को उल्टी करेंगे, घुमाएंगे तो नीचे एक छोटा सा छेद मिलेगा जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड अटैच हो रही होगी ब्रेन के साथ। दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम, जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड अटैच हो जाएगी। दिस इज बेसिकली योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन क्या होंगे फ्रॉग में, हमारी तरह ये भी टच को सेंस कर सकता है, सूंघ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, बैलेंस कर सकता है अपने आप को। तो यहां पर टच के लिए सेंसरी पेपिला होंगे जो इसको बताएंगे भैया कोई आपको टच कर रहा है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स है। टेस्ट के लिए टेस्ट बड है, हमारे अंदर भी टेस्ट बड है जीभ के ऊपर। स्मेल के लिए, ऑल्फेक्शन के लिए स्मेल एपिथेलियम या फिर ऑल्फेक्टरी एपिथेलियम है या नेजल एपिथेलियम इसको बोल सकते हैं। हियरिंग के लिए और बैलेंस के लिए, सुनने के लिए आपके कान हैं, पर इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, तो सिर्फ इंटरनल ईयर यहां पर मौजूद है और टिम्फेनम नाम का एक धब्बा सा दिखाई दे रहा है। आप भी कई बार ऐसे बहुत ज्यादा घूम लेते हो तो आपको फिर बैलेंस करने में अपने आप को दिक्कत होती है, क्योंकि कान का ये फ्लूइड हिल जाता है। इसके अंदर फ्लूइड होता है कोक्लिया रीजन में, जिसे कोक्लियर फ्लूइड कहते हैं, तो आपकी बैलेंसिंग में बहुत हेल्प करता है। तो जब आप बहुत ऊंचे झूले झूलते हो तो थोड़े टाइम तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि फ्लूइड हिल जाता है। तो ये भी आपका बैलेंस में और हियरिंग में हेल्प करेगा। आपके अंदर भी कान ये दोनों काम कर रहा होता है। और विजन के लिए सिंपल आए हैं, यानी एक इमेज बनती है एक चीज की, आंखों के गड्ढों में यानी ऑर्बिट में आंखें पाई जाती हैं। तो आंख और कान सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डिफाइंड ऑर्गन्स है। बाकी सारे आपके सेल्स के गुच्छे हैं, सेल्स एग्रीगेट्स हैं, जिनके आसपास कुछ नर्व फाइबर्स पाए जा रहे हैं, तो इस चीजों को सेंस करके आगे बढ़ा देते हैं। कुछ सेंसरी सेल्स हैं, वेल डेवलप्ड नहीं है आपके टच के या टेस्ट के या स्मेल के रिसेप्टर्स, बहुत चुनिंदा सेल्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, काम क्या क्या आ सकता है आपका फ्रॉग। अब इसकी पीछे वाली जो टांगे हैं ये मस्कुलर हैं, यानी उनको खाया जा सकता है एज अ प्रोटीन सोर्स, तो ये खाने के काम आ सकते हैं। ये कार्निवोर्स हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, तो आपके खेतों में आपकी फसलों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट जो कि आपके फसलों को हानि पहुंचा सकते हैं, आपकी फसलों में बीमारियां कॉज कर सकते हैं, उनको ये खा जाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फूड साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ओवरऑल इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो तीन ही पॉइंट यहां पर हमको देखने थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो यहां पर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ ही एसोसिएटेड है सिस्टम, क्योंकि मेल में मैंने आपको बताया जो यूरेटर है वही स्पर्म को लेके जाएगा और वही आपका लेकर के जाएगा किसको, यूरिन को। तो ये जो किडनी है इसके अपर पार्ट पे कौन अटैच है, आपका टेस्टिस अटैच है। दोनों साइड दो किडनियां हैं तो दो टेस्टिस अटैच है अपर पार्ट पे। तो येलोइश कलर की होती है और ओवल होती है। ओवल हमने बनाया है अंडे जैसा, अंडाकार ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो टेस्टिस है ये इस किडनी से जुड़ी हुई है वाया दिस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, राइट। दो आपके फोल्ड है पेरिटोनियम के, यानी कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यानी समझ लीजिए एक तो मैं ऐसा एक फोल्ड है ना, यहां पर आपकी किडनी है, यहां पे टेस्टिस है, एक तो इसके बीच में सिंगल फोल्ड है, एक क्या है, डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड है जिससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल सके, ये आपस में थोड़ा सा इंटरेक्ट भी कर सके, थोड़ा सा दूर दूर भी जा सके, थोड़ा खुल भी सके, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी ट्यूब्स भी हैं, राइट। तो ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम देखने को मिलता है, जिसे हमने बोला मेसोर्चियम, ठीक है। तो ये टेस्टिस है, ये आपकी किडनी है, ये आपका मेसोर्चियम हो गया। इसके बाद यहां पर इसके बीच में कई सारी ट्यूब्स भी पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। तो ये 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया यहां पर देखने को मिलती हैं ट्यूब्स। और फिर ये जो किडनी है इसमें एक और ट्यूब होती है स्पर्म के लिए अलग से, जिसको कहते हैं बिडर्स कैनाल। इससे पूछा जाता है सवाल, दिस इज बिडर्स कैनाल, पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बिडर्स कैनाल है। तो आपका किडनी में स्पर्म नहीं बनता, जाहिर सी बात है टेस्टिस में बनता है, तो टेस्टिस में स्पर्म बना, वासा इफ्रेंशिया से होते हुए किडनी के कौन से पार्ट में गया, आपका बिडर्स कैनाल में, और फिर चला गया आपका यूरेटर में, और फिर आपका ओपन हो गया रेक्टम में, और यहां से क्लोएका के थ्रू बाहर। यही आपकी एज इट इज चीज है जो हमने एक्सक्रीशन में पढ़ी थी, बस हमने किडनी से आपका यूरिन लिया, यूरेटर में भेजा, फिर रेक्टम में, और फिर क्लोएका से बाहर। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, पहले किडनी में आपका स्पर्म बन रहा है, वासा इफ्रेंशिया में आया, बिडर कैनाल में आया, फिर यूरेटर में आया, फिर रेक्टम में आया, फिर क्लोएका से बाहर। तो सबसे पहले स्पर्म बना कहां, आपका टेस्टिस में, नंबर 1। फिर दूसरा आपका नंबर 2 चला गया वासा इफ्रेंशिया नाम की ट्यूब में, तीसरा चला गया बिडर कैनाल में, चौथा आ गया यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, और फिर आपका पांचवा आ गया रेक्टम में, और यहां से ओपन होता हुआ आपका कहां चला गया,
क्लोएका से बाहर चला गया। दिस इज फॉर मेल्स। फीमेल्स में अगर आप देखें तो यहां पर अलग अलग ट्यूब्स होती है। भाई ये आपका यूरिनोजेनाइटल डक्ट तो नहीं है, इससे सिर्फ यूरिन जाएगा। तो ये जो ओवरीज है ना, ये एग बनाएंगी और ये एग को कैच कर लेगा कौन, आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब आपका ओवम इसने कैच कर लिया है, ये ओविडक्ट ओपन हो जाएगा रेक्टम में और क्लोएका के थ्रू ओपन। यानी यहां पर आपका ओवरी जो है यहां पर एग बने, ओविडक्ट में पहुंचे, फिर आपका क्लोएका के थ्रू आपका बाहर निकल गए। ये जो एग है इनका नंबर 2500 से 3000 हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो आपको 2 नंबर याद करने हैं, 10 से 12 थे वासा इफ्रेंशिया एंड 2500 से 3000 है एग। ये काफी सारे एग क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे और इन एग्स के ऊपर मेल क्या कर देगा, बेसिकली अपने स्पर्म्स की बारिश कर देगा, छिड़क देगा, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहां पर होगा, यानी फीमेल अपने अंडे बाहर निकाल देगी। तो जब मेल फीमेल के ऊपर बैठता है और उसको दबाता है तो अल्टीमेटली फीमेल एग रिलीज कर देती है। उसी एग के ऊपर मेल क्या करता है, अपने स्पर्म्स छिड़क देता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है और आपके जाइगोट्स बन जाते हैं। वो जाइगोट डेवलप करते हैं और बनाते हैं टैडपोल लार्वा, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्टली अडल्ट नहीं बनता, पहले टैडपोल लार्वा बनेगा और टैडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके यानी डेवलपमेंट शो करके क्या कर देता है, अडल्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। तो आपका अडल्ट यहां पर तैयार हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्टली अडल्ट नहीं बना, टैडपोल लार्वा बना बीच में, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, पानी में आपकी फर्टिलाइजेशन यहां पर देखने को मिलती है। और मेल और फीमेल में क्या फर्क है, यहां आपकी एक ही डक्ट है जो यूरिन और गैमीट दोनों कंटेन कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और फीमेल में अगर आप देखें तो किडनी का और ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, ये अपना काम यहां से लेकर के जाती है, ये अपना काम यहां से लेकर के जाती है, बोथ आर डिफरेंट। देयरफॉर यहां पर हमको दोनों के दोनों चित्र डिफरेंट देखने को मिले। मेन काम जो है वो आपका बिडर्स कैनाल का है। तो मेल में टेस्टिस स्पर्म बनाएगा, भेज देगा उसको वासा इफ्रेंशिया में, देन टू बिडर्स कैनाल जो कि आपका किडनी में ही पाया जा रहा है, एंड आपका फिर चला जाएगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट से होता हुआ रेक्टम में एंड क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यहां पे सर ये क्या चक्कर है किडनी के ऊपर, ये मेरे दोस्त कहलाती हैं फैट बॉडीज। तो आपकी स्किन के नीचे फैट है, अडाइपोस टिश्यू है, सिमिलरली इसमें भी फैट बॉडी है, यहां भी फैट स्टोर होता है। तो जब फ्रॉग अपने आप को दबा लेता है गड्ढे में ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, तो वो एनर्जी कहां से लेता है, बाहर तो निकल नहीं सकता खाना कमाने के लिए, खाना खाने के लिए, तो इसका फैट ऑक्सीडाइज होता है और वो फैट इन फैट बॉडी से ही रिलीज होता है। और यहां पर ये बीच में आपका अलग से एक एंडोक्राइन ग्लैंड देखने को मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। हमारा एड्रिनल ग्लैंड कहां पाया जाता है, किडनी के ऊपर ऐसे टोपी के फॉर्मेट में पाया जाएगा, लेकिन इनका एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अंदर पाया जाता है। ये आपका जो काला काला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेंटर पे, दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड। तो ये एडिशनल चीजें थी एनसीईआरटी में जिनके बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन डायग्राम में बना रखी थी तो हमने डिस्कस की। दिस इज योर फ्रॉग एंड आई होप आपको बहुत मजा आ गया होगा, बिकॉज मैंने हर एक चीज समझाई है, चाहे ये आपका एक समरी लेक्चर ही क्यों ना हो। आई ऑलवेज मेक श्योर कि स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आए, स्टूडेंट्स को चीजें याद रहें, एंड दैट्स व्हाई एक एक इंपॉर्टेंट न्यूमोनिक जो कि आपका क्लास में यूज होता है वो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करने की मैं कोशिश करता हूँ। और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन माइंड मैप्स को बनाने के लिए, तो मैं आपके लिए और माइंड मैप्स बनाकर लेकर के आऊंगा जिससे हमारा एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर क्लियर हो सके बहुत ही मिनिमम स्पेस के अंदर, और आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए एग्जामिनेशन में। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो एक बार तारा रारा कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।